गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब लोगों का स्वागत है केपी कॉलेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो प्यारे बच्चों, हमारे पाश्चात्य राजनीतिक विचार क्या चल रहा था? इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक विचार, ठीक है ना। पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों को पढ़ रहे थे और उनके प्रमुख थॉट्स पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने प्लेटो को शुरू किया था। और प्लेटो के अंदर प्लेटो की न्याय व्यवस्था, प्लेटो का शिक्षा, प्लेटो का साम्यवाद, इनके ऊपर विचार किया था। प्लेटो ने जो जो राजनीतिक विचार दिए, उनके अंदर एक और विचार प्लेटो का आता है, और वो राजनीतिक विचार है प्लेटो का दार्शनिक राजा। अब तक मैंने प्लेटो के ऊपर 4 क्लासें ली हैं, और उन 4 क्लासों के अंदर मैंने बार बार आपको बताया कि प्लेटो ये कहता है कि राज्य के अंदर न्याय व्यवस्था की स्थापना के लिए, एक आदर्श राज्य की स्थापना के लिए राज्य के अंदर दार्शनिक जो है ना, वो शासक बनने चाहिए। शासक वर्ग के अंदर जिनको शामिल करना चाहिए, वो दार्शनिकों को शामिल करना चाहिए। दार्शनिक मतलब विद्वान, पढ़े लिखे। प्लेटो कहता है कि जो दार्शनिक होते हैं, दार्शनिकों के अंदर विवेक होता है, दार्शनिक होते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं, शिक्षा होती है, उनके अंदर कार्य करने की समझ होती है, देश काल और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने की उनकी क्षमता होती है। प्लेटो का मानना है कि जो दार्शनिक होते हैं उनके अंदर विवेक होता है, और इसी विवेक के कारण, इसी शिक्षा के कारण प्लेटो क्या चाहता है कि राज्य के अंदर जो शासक वर्ग हैं, उनके अंदर दार्शनिकों का ज्यादा प्रभाव हो, अर्थात दार्शनिक जो है वही राजा बने, वही शासक वर्ग के अंदर आए। प्लेटो दार्शनिकों को शासक क्यों बनाना चाहता है, और प्लेटो ने दार्शनिकों के शासक बनने के लिए क्या क्या बातें बताई हैं, इनके बारे में थोड़ी सी आज की क्लास के अंदर बात कर लेते हैं। प्लेटो कहता है एक आदर्श राज्य बनाने के लिए राजतंत्रीय शासन का प्रस्ताव रखा, और प्लेटो के दार्शनिक राजा राज्य के लिए आवश्यक थे। प्लेटो कहता है कि एक आदर्श राज्य की स्थापना के लिए राज्य के अंदर राजतंत्रीय शासन व्यवस्था होना जरूरी है, और उस राजतंत्रीय शासन व्यवस्था के अंदर जो शासक होगा, जो राजा होंगे, जो शासक वर्ग के अंदर शामिल लोग होंगे, वो उस राज्य के दार्शनिक होंगे। प्लेटो ऐसा इसलिए कहता है कि प्लेटो का मानना था कि एक दार्शनिक राजा राज्य पर ठीक से शासन कर सकता है। उनका मानना था कि एक राजा जब दार्शनिक होगा, विद्वान होगा, तो वो अपने राज्य के ऊपर अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से शासन कर सकेगा। कैसे? आखिरकार दार्शनिक राजा के पास बुद्धि, ज्ञान आदि जैसे कुछ अच्छे गुण होते हैं। जो दार्शनिक राजा होती है, उसके पास बुद्धि होती है, वो पढ़ा लिखा होता है, उसने प्राथमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा दोनों पार की होती है, उसके पास ज्ञान होता है, और जिसके पास बुद्धि एवं ज्ञान होता है, उनके पास विवेक होता है, उनके अंदर कार्य करने की क्षमता होती है, उनके अंदर निर्णय लेने की क्षमता होती है। अतः प्लेटो कहता है कि दार्शनिक जब राजा बनेंगे तो एक आदर्श राज्य की और राज्य के अंदर न्याय की स्थापना होगी। सॉरी। अब प्लेटो कहते हैं कि दार्शनिक राजा कौन है। अब ये जो दार्शनिक राजा बनेगा, ये कौन होगा? प्लेटो कहता है एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास प्रभावशाली तर्क हो, अर्थात अपनी बात को समझाने के लिए, अपनी बात को जनता के सामने प्रेजेंट करने के लिए उसके पास प्रभावशाली तर्क हो। और तर्क के लिए क्या आवश्यक होता है? तर्क के लिए ज्ञान आवश्यक होता है, शिक्षा आवश्यक होती है, जो दार्शनिकों के पास होती है। अतः दार्शनिकों को राजा बना देना चाहिए, जिनके पास विचारों और रूपों का ज्ञान हो,
ठीक है ना, जिनके पास विचार हो और बहुत सारे विचारों के रूप हो, साथ ही उस व्यक्ति के अंदर निर्णय लेने के लिए बुद्धि और विवेक हो। आप राज्य के अंदर राज कार्य को करने के लिए जो निर्णय ले रहे हो, जो आदेश दे रहे हो, उस निर्णय को लेने के लिए आपके पास पर्याप्त बुद्धि हो। जो निर्णय लिया जा रहा हो वो विवेक से लिया जा रहा हो, बुद्धि से लिया जा रहा हो, राज्य की जनता के लिए आपके द्वारा जो लिया गया निर्णय है वो प्रभावशाली हो, समृद्धिशाली हो, जनता के हितों को साधने वाला हो। प्लेटो का मानना है कि एक राज्य तब तक आदर्श राज्य नहीं हो सकता जब तक कि दार्शनिक राजा न बन जाए या राजा दार्शनिक न बन जाए। प्लेटो ने कहा कि एक राज्य जो है तब तक आदर्श राज्य नहीं कहलाएगा, तब तक उस राज्य के अंदर न्याय की स्थापना नहीं होगी, जब तक उस राज्य का जो राजा है वो एक दार्शनिक नहीं होगा। प्लेटो कहता है कि या तो आप राजा दार्शनिक को बनाओ या राजा को इतनी शिक्षा दो, इतना ज्ञान दो कि वो दार्शनिक बन जाए। या तो राजा दार्शनिक बनेगा या फिर कौन बनेगा, दार्शनिक राजा बनेगा। अगर आप किसी दार्शनिक को राजा नहीं बना सकते तो राजा कोई ज्ञान दे करके, बुद्धि के द्वारा, शिक्षा के द्वारा उसको दार्शनिक बना सकते हैं। तब जाकर के एक आदर्श राज्य, अच्छे राज्य की स्थापना होगी। प्लेटो कहता है, प्लेटो ने कानून के शासन की तुलना में दर्शन के शासन को प्राथमिकता दी है। प्लेटो ने कानून का जो शासन होता है उसकी जगह पर उसने दर्शन का शासन, सत्य की खोज, ठीक है ना, विवेक और बुद्धि की खोज, इनके ऊपर जो उसने बल दिया है। उनके लिए कोई भी कानून ज्ञान से अधिक शक्तिशाली नहीं है। प्लेटो का मानना है कि कोई भी कानून हो वो ज्ञान से अधिक शक्तिशाली नहीं है। अगर व्यक्ति के अंदर ज्ञान है तभी वो जो है कानून को मान सकता है, कानून का पालन करवा सकता है। बिना ज्ञान के उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अब जो प्लेटो ने दार्शनिक राजा कहा है कि दार्शनिक, एक जो दार्शनिक होता है उसको राजा बना देना चाहिए, उस दार्शनिक राजा के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। प्लेटो कहता है कि दार्शनिक राजा के गुण, प्लेटो ने कहा ना कि राजा को उसको बनना चाहिए, शासक किस कौन होना चाहिए, दार्शनिक। तो उस दार्शनिक राजा के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। प्लेटो कहता है, प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा सभी मानवीय गुणों का भंडार है। यानी कि इस जीवन के अंदर, व्यक्ति के जीवन के अंदर जो अच्छे अच्छे गुण होते हैं, उन सभी अच्छे अच्छे गुणों का जो भंडार होता है वो एक दार्शनिक राजा होता है। कौन कौन से अच्छे गुण, विवेक, बुद्धि, सहनशीलता, निर्णय लेने की क्षमता, ज्ञान, सत्य, अहिंसा, धर्म, इस प्रकार से जितने भी व्यक्ति के अंदर जो मानवीय गुण, अच्छे अच्छे मानवीय गुण माने जाते हैं, जिन जिन मूल्यों को अच्छा माना जाता है व्यक्ति के लिए, वो सारे के सारे मूल्यों का जो खान होती है, वो सारे के सारे मूल्य होते हैं, वो एक दार्शनिक राजा के अंदर पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि दार्शनिक राजा जो है वो दार्शनिक है और उसने शिक्षा प्राप्त की है और शिक्षा की वजह से उनके अंदर मानवीय गुणों का विकास हुआ है। दार्शनिक राजा को राज्य के सिद्धांतों का निश्चित ज्ञान होना चाहिए। यानी राज्य के जो सिद्धांत हैं, राज्य को किन सिद्धांतों से राज्य चलेगा, ठीक है ना, राज्य के अंदर हिंसा होगी कि अहिंसा होगी, सत्य होगा कि झूठ होगा, यानी कि राज्य को चलाने के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों का निश्चित ज्ञान होना चाहिए। ये सिद्धांत उसे कुशलता पूर्वक शासन करने में मार्गदर्शन करते हैं। यानी कि एक अच्छी राज व्यवस्था के जो सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों का ज्ञान अगर दार्शनिक राजा के अंदर होता है तो वो राजा कभी भी फेलियर नहीं मारता है, वो राजा सफल होता है और उसको अपना राज कार्य चलाने के अंदर उस राजा को उसकी सफलता मिलती है। एक दार्शनिक में नए अनुभवों के प्रति असीम जिज्ञासा होनी चाहिए। यानी कि एक जो दार्शनिक होता है, जो राजा बन रहा है, उनको क्या है कि नए नए अनुभव प्राप्त करने के लिए, नई नई
चीजें सीखने के लिए उनके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। अर्थात दार्शनिक राजा का एक गुण क्या बताता है कि दार्शनिक राजा जो है वो कैसा होना चाहिए, वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना चाहिए। ठीक है ना, अधिक से अधिक जानने की, प्राप्त करने की, अनुभव करने की उनके अंदर क्षमता होनी चाहिए और ये उनके अंदर लक्षण होना चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा जिज्ञासु हो और नई नई चीजों का अनुभव करे। और वो जो अनुभव करेगा, जो नए नए गुण प्राप्त करेगा, जो अच्छे अच्छे मानवीय नए नए मूल्यों को प्राप्त करेगा, वो उसको राजकार्य चलाने के अंदर सहयोग करेंगे। सत्यनिष्ठता दार्शनिक किंग का एक और उल्लेखनीय गुण है। अगला जो राजा का गुण बताता है वो बताता है सत्यनिष्ठता। अर्थात राजा जो होता है, जो दार्शनिक राजा बन रहा है, वो सत्यवादी होना चाहिए। उसको राज्य के अंदर निवास करने वाले झूठे, लालची, मक्कार लोग जो होते हैं उनसे सावधान रहना चाहिए। राजा का कर्तव्य है कि वो सदा सत्य का साथ दे। उनके जो सलाहकार हैं वो उनको जो है गलत सलाह देने वाले नहीं होने चाहिए। जो सलाहकार उनको गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं, ऐसे सलाहकारों का राजा को त्याग कर देना चाहिए। राजा को सदा सत्य का साथ देना चाहिए, सत्यनिष्ठा होना चाहिए। राज्य के अंदर किसी भी व्यक्ति के साथ में अन्याय न हो, किसी भी निर्दोष व्यक्ति को सजा न मिले और कोई भी दोषी व्यक्ति छूट न जाए, इस प्रकार की बातों का पूरा ध्यान रखना चाहिए राजा को। अगला जो राजा का गुण है वो है एक दार्शनिक राजा के पास महानता होनी चाहिए, घमंड उसे कभी छूना नहीं चाहिए। ठीक है ना, बहुत ही अच्छी बात प्लेटो बताता है। राजा कैसा होना चाहिए, महान होना चाहिए, जनता की नजरों में महान होना चाहिए। उसके अंदर जो गुण है वो महान होने चाहिए, उसको घमंडी प्रवृत्ति का नहीं होना चाहिए। क्या कहते हैं कि सत्ता व्यक्ति को भ्रष्ट बना देती है और धन बल, बाहुबल, शक्ति बल ये व्यक्ति को अंधा बना देता है। अतः एक राजा का कर्तव्य है, एक शासक का कार्य है कि वो घमंड न करे। उसे ये जानना चाहिए कि जो कुछ है ये सब कुछ मेरे राज्य की जनता का है, तभी जाकर के उसे घमंड नहीं छू नहीं पाएगा और उसे राज्य की सेवा करनी चाहिए। यानी कि राज्य को, राजा को घमंडी नहीं होना चाहिए, अहम नहीं होना चाहिए उसके अंदर। अगली जो बात बताता है वो है एक दार्शनिक सांसारिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। यानी कि प्लेटो ने कहा था ना, साम्यवाद का जो सिद्धांत दिया था उसके अंदर ये कहता है कि ये जो दार्शनिक होते हैं इन्हें तो पूरा का पूरा साधुवादी प्रवृत्ति का होना चाहिए। ना तो किसी संपत्ति का मोह, ना किसी पत्नी का मोह, ना किसी के प्रेम का मोह और ना किसी के परिवार का मोह। एकदम इनकी प्रवृत्ति विरक्त प्रवृत्ति की। अगर प्रेम है तो सिर्फ राज्य के साथ में, प्रेम है तो सिर्फ सत्य के साथ में, प्रेम है तो सिर्फ राज्य धर्म निभाने के साथ में प्रेम है। बाकी कोई भी ऐसी वस्तुएं जो उसको भ्रष्टाचार के मार्ग पर ले जाए या उसके तन मन को विचलित कर दे, इस प्रकार की कोई चीजों के प्रति उसके मन में प्रेम नहीं होना चाहिए। उसका जीवन जो है राष्ट्र के लिए समर्पित होना चाहिए। उसके अंदर कोई यानी कि व्यक्ति की सांसारिक इच्छाएं भी नहीं होनी चाहिए। भोग विलास, खान पान, प्रॉपर्टी, पैसा, गाड़ी, इस प्रकार की जो सांसारिक इच्छाएं होती हैं, राजा को, किंग को या शासक वर्ग को इनसे मुक्त रहना चाहिए। ठीक है, अगली जो है वो बात बताता है, उसका दार्शनिक का गुण बताता है, एक दार्शनिक पूरी तरह परिवार से पूरी तरह मुक्त होना चाहिए। दार्शनिकों के लिए जिस प्रकार वो अपनी इच्छाओं का त्याग कर रहा है, वो अपनी संपत्ति का त्याग कर रहा है, उसी प्रकार से दार्शनिक होता है उसको अपने परिवार का भी त्याग करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ राज्य के अंदर जनसंख्या को बढ़ाने के लिए और अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो सरकार के द्वारा उसके लिए व्यवस्था की गई है उसके पास वो जा सकता है, बल्कि उसका कोई परिवार नहीं होना चाहिए। पत्नी, पुत्र, माता पिता, इस प्रकार की जो इच्छाएं होती हैं,
ये जो वस्तुएं जो व्यक्ति को क्या है किसी कार्य के लिए मजबूर कर देती हैं, इस प्रकार का शासक या दार्शनिक के जीवन में ये सब नहीं होना चाहिए। अर्थात दार्शनिक परिवार की जो है जिम्मेदारियां हैं उनसे मुक्त होना चाहिए, उसके ऊपर उसके पास उसका व्यक्तिगत परिवार नहीं होना चाहिए। दार्शनिक का परिवार पूरा राज्य है। बात करते हैं दार्शनिक राजा की शक्तियां। एक जो दार्शनिक राजा होता है उसके पास कौन कौन सी शक्तियां होती चाहिए। ये यहाँ पे पीपीटी में थोड़ी सी कोई समस्या आ रही है शायद तक। दार्शनिक राजा है उसके पास पूर्ण शक्ति है, यानी कि जो दार्शनिक राजा होता है उसके पास जो शक्तियां होती है वो कैसे होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए। सारी की सारी राज्य से संबंधित जो शक्तियां हैं वो दार्शनिक राजा को सौंप देनी चाहिए। उनकी शक्तियों में कटौती नहीं होनी चाहिए, अपूर्ण शक्तियां नहीं होनी चाहिए। प्लेटो कहता है कोई भी अध्यादेश या कानून ज्ञान से अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकता है। कोई भी जो कानून बना रहे हो आप, अध्यादेश ला रहे हो या प्रस्ताव पारित कर रहे हो राज्य की जनता के लिए, तो वो अध्यादेश, वो कानून, वो प्रस्ताव जो दार्शनिक का ज्ञान होता है, जो नॉलेज होता है, उनसे बड़ा कभी भी नहीं होता है। इसलिए वो कहता है कि कोई भी अध्यादेश, कोई भी कानून पारित करने से पहले वो दार्शनिक राजा जो है वो उसकी जांच करेगा, ठीक है ना, कि वो उचित है या नहीं है। और यानी कि प्लेटो उस कानून या अध्यादेश से ज्यादा जो महत्व दे रहा है वो किसको दे रहा है, दार्शनिक के ज्ञान को दे रहा है, दार्शनिक के शिक्षा को दे रहा है। अगला जो दार्शनिक राजा की जो शक्ति है वो है उसकी बुद्धि पर जनता की राय या प्रेम की पुस्तक द्वारा सवाल नहीं उठाया जा सकता। यानी कि जनता क्या कहती है, मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर क्या बातें चल रही है, हालांकि उस समय तो मीडिया, सोशल मीडिया नहीं था, मगर फिर भी कुछ विद्वान थे वो क्या करते थे, साहित्य के द्वारा विभिन्न राजाओं की क्या करते थे, आलोचना करते थे। और जनता भी अपनी एक राय रखती थी शासक के सामने। तो प्लेटो कहता है कि जनता क्या राय दे रही है और उस समय मीडिया, ये लेखक जो है वो अपनी पुस्तकों में क्या लिख रहे हैं, ठीक है ना, या फिर प्रेम की जो पुस्तकें हैं, इन सब चीजों का उस राजा के ऊपर, उस दार्शनिक के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। प्लेटो के शब्दों में चिकित्सा के विशेषज्ञ चिकित्सक को चिकित्सा की पुस्तक तक सीमित करना मूर्खता है। यानी कि एक डॉक्टर होता है ना, उसको कहते हैं ना कि भाई ये ऑपरेशन करना है या इलाज करना है, तो वो किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है उसको देख करके वो इलाज करेंगे कि भाई 10 की जो पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है उसके अनुसार ही तुम कार्य करो। तो ये गलत है, मूर्खता है। यानी कि समय और परिस्थिति की मांग के अनुसार उसको इलाज करवाना चाहिए। यानी कि जितना ज्वर है उतनी मात्रा में उसको, जितनी बीमारी है उतनी ही दवाई उसको खिलानी चाहिए, और जितना उसको आवश्यकता है उतना डोज उसे मिलना चाहिए। यानी कि जिस प्रकार से एक डॉक्टर को किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है, लिखित सामग्री के आधार पर उसके नॉलेज को नहीं बांध सकते कि भाई बस ये जो लिखा हुआ है इसी तरीके से ऑपरेशन करो या ये करो, वो नहीं होता है। बल्कि परिस्थिति, क्योंकि हर व्यक्ति के शरीर का जो तापमान अलग होता है, हर व्यक्ति का प्रतिरोधक क्षमता अलग अलग होती है, सबके अनुसार हर व्यक्ति के शरीर के अंदर अलग अलग चीजें चलती है। उसी प्रकार एक जो दार्शनिक होता है, राजा होता है, उसके ज्ञान को भी आप एक पुस्तक के अंदर नहीं समझ सकते, बल्कि वो अपनी इच्छा अनुसार, अपने ज्ञान और शिक्षा के आधार पर वो क्या करेगा, शासन कार्य करेगा। दार्शनिक राजा पर केवल एक सीमा है, ठीक है ना, दार्शनिक राजा पर केवल एक सीमा है, वो प्लेटो द्वारा लिखे गए संविधान को नहीं बदल सकता। ऐसा है कि भाई जो दार्शनिक राजा है वो क्या है कि उसके ऊपर सीमा एक ही है कि वो संविधान को नहीं बदल सकता। जो दार्शनिकों ने, जो राजाओं ने संविधान लिखा है, उस संविधान को क्या है, दार्शनिक राजा नहीं पलट सकता है। ये थी कुछ दार्शनिक राजा के गुण बताए गए थे। अब बात बताई गई है कि प्लेटो द्वारा लगाई गई सीमाएं। ये जो दार्शनिक राजा होता है, इस दार्शनिक राजा को क्या नहीं करना चाहिए, क्या
नहीं करना चाहिए। उसके ऊपर प्लेटो कौन कौन सी सीमाएं लगाता है? पहली सीमा है, प्लेटो ने दार्शनिक राजा के शासन पर निम्नलिखित प्रतिबंध लगाए हैं। शिक्षा व्यवस्था को बनाए रखना, यानी कि ये दार्शनिक राजा है वो क्या करेगा? शिक्षा व्यवस्था को बनाए रखेगा, शिक्षा को कभी भंग नहीं करेगा। कोई भी दार्शनिक राजा अपने ज्ञान को, शिक्षा को खत्म नहीं करेगा। और जो पद्धति चल रही है दार्शनिक को राजा बनाना और पहले शिक्षा देना, वो शिक्षा व्यवस्था चलती रहनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, जो मैंने आपको बताई थी ना प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था, तो उस शिक्षा व्यवस्था को कोई भी दार्शनिक राजा खत्म नहीं कर सकता। ये उसकी पहली सीमा है। दूसरा है न्याय प्रशासन को बनाए रखना। दार्शनिक राजा क्या करेगा? जो राज्य की न्याय व्यवस्था है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, वो किसी भी प्रकार की चल रही है, जो संविधान के माध्यम से चल रही है, उस न्याय व्यवस्था को और प्रशासनिक व्यवस्था को क्या करेगा? बनाए रखेगा। न्याय व्यवस्था एवं प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर कोई भी दार्शनिक राजा दखल अंदाजी नहीं करेगा, उसको भंग नहीं करेगा। तीसरी जो सीमा है वो है राज्य की सीमाओं में वृद्धि या कमी को रोकना। यानी कि कोई भी राजा है वो क्या है कि अपने राज्य की जो सीमाएं हैं उसके ऊपर किसी अन्य राजा की कंट्रोल कर ले, ठीक है, उसको खराब नहीं होने, यानी कि सीमाओं को कम नहीं होने देगा और साम्राज्यवादी भावना को ध्यान में रखकर अन्य राज्य पे आक्रमण कर दे, ठीक है, इस प्रकार के भी कार्य नहीं करता है। क्योंकि प्लेटो कहता है कि इनसे युद्ध होगा और युद्ध से युद्ध जो है वो व्यक्ति के लिए ठीक नहीं होते हैं। इधर का मरो या इधर का मरो, मरता आखिर में व्यक्ति ही है, मरता आखिर में मानव है, अतः मानवता के खिलाफ युद्ध को माना गया है। तो कोई भी राज्य है वो अपनी सीमाओं में न तो वृद्धि करेगा और न कमी करेगा, इस प्रकार की ये बातें उनके दार्शनिक राजा का एक ऊपर सीमा लगाई गई है। अगली जो बात है वो है राज्य में धन और गरीबी के प्रवेश को रोकना। राज्य के अंदर गरीबी को रोकना, अर्थात व्यक्ति जो है ना वो गरीब नहीं रहना चाहिए। अगर कोई गरीब व्यक्ति है और उनकी स्थिति खराब हो रही है तो राजा का कार्य है कि उनको सहयोग करे। और धन को भी रोकना, धन को रोकने का मतलब यह है कि ज्यादा धनवान जो व्यक्ति है वो नहीं है, क्योंकि ज्यादा धन अगर राज्य में प्रवेश करेगा तो फिर राज्य के अंदर भ्रष्टाचार शुरू हो जाएगा। आज के समय में हम कहते हैं ना ब्लैक मनी, वो ब्लैक मनी क्या करती है? राज्य की व्यवस्था को बिगाड़ देती है। अतः प्लेटो मानता है कि राज्य के अंदर न तो ज्यादा धन आना चाहिए और ना गरीबी आनी चाहिए। एक मिडिल क्लास के अंदर, मध्यम वर्ग के अंदर राज्य की व्यवस्था चलनी चाहिए। अब देखो प्लेटो का जो ये आदर्श राजा है उसकी क्या क्या आलोचनाएं की गई है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो प्लेटो के आदर्श राजा है, इसकी इस दार्शनिक राजा की पहली आलोचना की गई। आलोचकों का तर्क है कि दार्शनिक राजाओं के साथ प्लेटो की आदर्श राज्य की दृष्टि अत्यधिक उपयोगितावादी हो सकती है और वास्तविक दुनिया की जटिलताओं और अपूर्णताओं से असंबद्ध हो सकती है। यानी कि विभिन्न विद्वान कहते हैं कि प्लेटो की जो दृष्टि है वो कैसी है? उपयोगितावादी है। ज्यादा से ज्यादा चीजों को उपयोग करो। ये जो दुनिया है वो किसी एक तर्क के आधार पर एक परिपाटी से नहीं चल सकती। ये जो दुनिया की जो जटिलताएं हैं और अपूर्ण जो असंबद्धताएं हैं उनके अनुरूप ये प्लेटो का दार्शनिक राजा सफल नहीं हो सकता। दूसरी जो आलोचना की गई है वो है प्लेटो की शासन पद्धतियों में एक प्रमुख समस्या यह है कि इसमें निर्णय लेने की प्रमुख जिम्मेदारी दार्शनिक राजाओं के हाथों में होती है, जिससे उनकी सरकार की दिशा को आकार देने में नागरिकों की भागीदारी सीमित हो जाती है। प्लेटो क्या कहता है कि यहाँ पे जो दार्शनिक राजा हैं, यानी जो शासक वर्ग के अंदर दार्शनिक जो शासक बन करके आ रहे हैं उनको अत्यधिक शक्तियां दे रहा है। यानी कि जनता की जो भागीदारी होती है, आज के समय में हम देखते हैं कि जनता का शासन माना जाता है। जनता की राज्य के प्रति जो भागीदारी है उसको वो सीमित कर देता है, सीमित तो क्या बिल्कुल कम ही कर देता है। सारी की सारी जो शक्तियां हैं वो क्या है? दार्शनिक राजा को सौंप देता है। विकेंद्रीकरण बिल्कुल है ही नहीं, शक्तियों का केंद्रीकरण हो रहा है। और जब एक जगह सारी शक्तियां आती है, शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, तब वहां पर भ्रष्टाचार के पनपने की प्रबल संभावना रहती है। अगली जो उसकी आलोचना की जाती है वो है प्लेटो के अनुसार बहुसंख्यावाद और लोकप्रिय भागीदारी उस साधारण व्यक्ति के लिए अनुपयुक्त है जिसके पास पूर्ण सत्य के साथ साथ अच्छाई के विचार को समझने की क्षमता नहीं है, इसलिए वह उन्हें
सरकार और राज्यों की प्रणालियों के रूप में अस्वीकार करता है। कहने का मतलब यही है कि जिन लोगों की संख्या ज्यादा है, ठीक है ना, और जो लोग क्या है राज्य की व्यवस्था को नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर क्या है कि सरकार जो है अपनी प्रणालियां थोपती है तो वो क्या है गलत होती हैं, उनसे नुकसान हो सकता है। अगली जो इसकी आलोचना की गई है वो यह है, ये तर्क दिया जा सकता है कि इस प्रस्ताव पर सवाल उठाया जा सकता है क्योंकि कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सत्य को उसकी संपूर्णता में नहीं समझ सकता, यानी कि संपूर्ण सत्य, सत्यवादिता चली रहे तो संपूर्ण सत्य जहां पर बिल्कुल जो है दार्शनिक की सब कुछ, ऐसी पद्धति नहीं चल सकती। विश्व के अंदर आज दिन तक कोई शासन व्यवस्था ऐसी नहीं आई जो पूर्ण सत्यवादी हो, जिसके अंदर नाम मात्र के भी कोई जो है असत्य, अहिंसा वगैरह नहीं हो। इस प्रकार से चीजें हो ही नहीं सकती, ये क्या है संभव ही नहीं सकती हैं। और इन चीजों को अगर अपन व्यक्ति समाज के ऊपर ला देते हैं तो उसको समझ में नहीं पाता है और उल्टा क्या है राज्य के अंदर समस्याएं खड़ी हो जाती है। दूसरे शब्दों में सत्य निरपेक्ष या निरपेक्ष तथ्य नहीं है बल्कि सापेक्ष है। जैसा कि मैं इसे देखता हूं जो अन्य संस्करणों में भिन्न हो सकता है। निरपेक्ष सत्य पॉपर के दावों के मिथ्याकरण के मामले में इसका परिणाम क्या है? देखो क्या है सत्य, क्या है सत्य व्यक्ति की दृष्टि के ऊपर निर्भर करता है, यानी कि आप किसी व्यक्ति के लिए हीरो है तो किसी व्यक्ति के लिए विलन है। आपकी नजरों में कोई व्यक्ति क्या है खलनायक है, विलन है, जिसको आप झूठा, खराब और गंदा मानते हो, उसी व्यक्ति को समाज का एक हिस्सा या समाज के जो कुछ लोग हैं वो अच्छा मानते हैं, साधु मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो सत्य और झूठ, सत्य और झूठ ये जो है ना, ये क्या है, ये व्यक्ति की दृष्टि के ऊपर निर्भर करते हैं। कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है और भूखा है और वो चोरी कर रहा है तो एक समाज का एक वर्ग उसको सही मान रहा है कि भाई व्यक्ति भूखा है तो चोरी कर रहा है, कोई गलत नहीं है इसमें, उसने अपने भूख शांत करने के लिए ये कार्य किया है। बल्कि एक समाज का दूसरा वर्ग होगा वो उसको गलत मानेगा कि नहीं चोरी करना गलत है, ठीक है ना, शादी आपका कोई भी हो, कोई भी कार्य हो वो गलत है। एक समाज का वर्ग है वो राज्य एवं समाज के हित के लिए, राज्य समाज धर्म इनके हित के लिए अगर हिंसा होती है तो उसको सही मानता है, हिंसा को सही मानता है कि नहीं हिंसा हुई है मगर अच्छे कार्यों के लिए हुई है, वो उसको सत्य मानता है। मगर वो समाज का जो अन्य वर्ग होते हैं वो हिंसा को गलत मानते हैं कि नहीं, चाहे कोई भी आपका कारण, किसी भी लक्ष्य को ध्यान में रखकर किसी भी कारण से हिंसा हुई है, हिंसा गलत है। तो सत्य क्या है, सत्य व्यक्ति की दृष्टि के ऊपर निर्भर करता है। अगली जो बात है यह है, यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए कि दार्शनिक शासक द्वारा बताए गए ज्ञान से सामूहिक लाभ मिले, ऐसा करने के लिए उन्होंने कौन सी रणनीति अपनाई, यानी कि जो दार्शनिक राजा है वो कैसे शासन करेगा, क्या उसके द्वारा बताई गई जो मार्ग है वो उससे लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई व्यवस्थित रणनीति इसकी है ही नहीं, ये भी आलोचना की जाती है। अगली आलोचना, प्लेटो ने उन दार्शनिकों को आत्मपूर्ण शक्ति सौंपी जिनमें ये गुण मौजूद थे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है दार्शनिक राजा हमेशा सभी के सर्वोत्तम हित में देश पर शासन करेगा। यानी कि एक ही वर्ग समाज के अंदर, एक ही वर्ग के हाथों में, दार्शनिकों के हाथों में जो प्लेटो का भी सारी शक्तियां सौंप रहा है वो दार्शनिक समाज के सभी वर्गों के लिए, सभी लोगों के लिए हित कर रहेंगे और सदा सदा के लिए अच्छा शासन करेंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं है। इस प्रकार ये एक प्लेटो का प्रमुख विचार, राजनीतिक विचार था, प्लेटो का दार्शनिक राजा, जो उन्होंने दार्शनिक राजा के क्या गुण, दोष, विशेषताएं, सीमाएं और विभिन्न सारी बातें हमने आज की क्लास में पढ़ी। कल और किसी एक नए टॉपिक के साथ में उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।